जय हिंद। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम, जो कि हमारा यूनिट 5 से ही और 11th क्लास की यूनिट 5 से ही चैप्टर चल रहा है, जिसमें ब्लड हमने पढ़ाया था। ब्लड के बारे में हमने उसके ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया, ब्लड के टाइप्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन के बारे में पढ़ाया। आज हम जानने जा रहे हैं कि ब्लड से जो इम्यूनिटी मिलती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। और हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। सारी वीडियो हमारी अवेलेबल है। हार्ट के बारे में हमने पढ़ा। सारी चीज़ें कवर होते हुए सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से आज जो टॉपिक है हमारा वो है इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम में हमारे जो इम्यून सिस्टम जैसे हम बोल रहे हैं तो कई सारे ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स मिलकर जो है इसको तैयार करते हैं, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्ड करते हैं। इम्यून यानी कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसमें ब्लड भी होता है, इंपॉर्टेंट रोल ब्लड का होता है, बोन मैरो का होता है, लिम्फ वेसल्स का होता है, लिम्फ्स का होता है, थाइमस ग्लैंड्स का होता है, ठीक है, और टॉन्सिल्स का होता है, स्प्लीन का होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा स्टमक होता है, स्किन होती है। इसमें कई सारे हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं, या कई सारे ऑर्गन्स में इस्तेमाल होते हैं। क्या होती है इम्यूनिटी? अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी जो है इन द बायोलॉजिकली टर्म में देखा जाए इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग इनससेप्टिबल और रेसिस्टेंस टू द नॉक्सियस एजेंट और प्रोसेस, स्पेसिफिकली पैथोजन और इन्फेक्शन डिसीज। किसी भी नॉक्सियस या एजेंट हो, यानी कि जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले, ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं उनके खिलाफ, या ठीक है, जो इम्यूनिटी यानी कि जो हमारी बॉडी अगेंस्ट उनके वर्क करती है, जो प्रोसेस करती है, ठीक है, उस सबको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन डिसीज वगैरह के खिलाफ जो हमारी बॉडी लड़ती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है, या इम्यून सिस्टम का पार्ट रहता है इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में अकर्स नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय प्रायर एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो नेचुरली हमको मिलती है, और कुछ इम्यूनिटी हमारी हम एक्वायर्ड करते हैं समय के साथ। जैसे जैसे पैथोजन से हम एक्सपोजर होता है, किसी डिसीज़ हमें लगती है या कोई हमें इन्फेक्शन वगैरह लगता है, तो उसके खिलाफ जब हमारी बॉडी जो है इम्यूनाइज्ड होती है, यानी कि और ज़्यादा इम्यूनिटी और बढ़ती जाती है हमारी, यानी कि समय के साथ इम्यूनिटी क्या है, बूस्ट होती रहती है और बढ़ती जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी इज द डिटरमाइन द जेनेटिकली। जो इम्यूनिटी है वो जेनेटिकली भी काफ़ी रोल प्ले करती है, यानी कि अगर किसी का जेनेटिक जीन के लेवल पर देखा जाए, जेनेटिकली काफ़ी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जीन लेवल पर, तो उसकी इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वहीं अगर जेनेटिकली थोड़ा वीक है तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो सकती है, ठीक है। तो डिटरमाइन करती है, यानी कि इम्यूनिटी जो है किसी की जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, ठीक है। इम्यूनिटी इज द डिफाइंड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी रेसिस्ट। पैथोजन के खिलाफ जो है जितना रेसिस्ट कर सकती है उतनी ही ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी होती है, यानी कि जितना ज़्यादा हम किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़ने की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी, कहते हैं उसकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा होगी। कहते हैं ना कि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी है उसकी, उसको कुछ भी खा ले, ठंडा गर्म पानी पी ले, या मिट्टी में खेलता रहे बच्चा, या कुछ भी कोई भी इन्फेक्शन, जैसे सर्दी वर्दी हो रही हो किसी बच्चे को, तो उसको सर्दी जल्दी से नहीं लगती, उसको बुखार जल्दी से नहीं आता, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, उसकी इम्यूनिटी का ही पार्ट होता है, और वो कहते हैं कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी जो इम्यूनिटी है उसके रेसिस्टेंस, यानी कि उसकी जो बैरियर्स हैं, उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, यानी जो सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, या उसके ब्लड का जो इम्यूनिटी एजेंट्स हैं, ब्लड वेसल हैं, WBCs हैं, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं, कितना अच्छे से काम कर पा रही हैं, तो वो किस तरीके से काम कर रही है हमारी इम्यूनिटी, इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा रेसिस्ट कर पाती है हमारी बॉडी, उसकी इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी को दो टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किया होता है, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बस बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये है कि इन्नेट इम्यूनिटी हमें नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, यानी कि बचपन से, जब से पैदा होते हैं तब से हमें मिलती है। और वहीं अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं आफ्टर द बर्थ। जैसे ही बर्थ हो जाता है, हमको जो है जो इम्यूनिटी हम बिल्ड करते हैं या हमको मदर के थ्रू मिलती है, वो सब एक्वायर्ड करते हैं, यानी कि जो हम ले रहे हैं, इम्यूनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, वो सब एक्वायर्ड में आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए इन्नेट इम्यूनिटी, तो बाय बर्थ, यानी कि जन्म से लेकर
मरने तक जो हमारे पहले से ही मौजूद रहे, ठीक है। हमारी जैसा शरीर हमको मिलता है उसी तरीके से हमें ये इन्नीट इम्यूनिटी भी मिलती है, ठीक है, बर्थ से ही। और ये कई तरह की हो सकती है, जैसे कि फिजिकली भी हो सकती है, केमिकली भी हो सकती है, और फैगोसाइट्स की तरह या एनके सेल्स यानी कि सेल मीडिएट भी हो सकती है। अगर इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर देखा जाए तो उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज और ऑटो इम्यून डिसीज। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज का मतलब है कि जब हमारी इम्यूनिटी में जो फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं या इम्यूनिटी में का वर्क करते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज, जिसमें प्राइमरी आईडीडी, ठीक है, या सेकेंडरी आईडीडी, जिसमें 130 टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इम्यून में डेफिशिएंसी में, और वहीं सेकेंडरी आईडीडी में एड्स हो सकता है, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी डिसीज में देखा जाए तो हमारी जो इम्यूनिटी है हमारी ही बॉडी के खिलाफ अगर लड़ने लगे तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है, जिसमें रोमेटाइटिस अर्थराइटिस है या ग्रेवियास है, हसिंटोमा है, तो इस तरीके की कई सारी। अगर इम्यूनिटी के टाइप्स देखे जाए तो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एट द बर्थ के अगर बेसिस पर देखा जाए तो बर्थ के टाइम पर जो मैंने बताया कि जैसे बर्थ होती है शुरू से लेके यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर जब कंसीव होता है जाइगोट से लेकर तब से मतलब शुरुआत से ही जो हमारे साथ इम्यूनिटी रहती है उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और वहीं अगर बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ हमको जो मिलती है वो कहलाती है एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। एब्सेंट एट द बर्थ एंड एक्वायर्ड इन द लाइफ यानी कि आफ्टर द बर्थ होने के बाद हमको वो एक्वायर्ड करते हैं हम, ठीक है ना, इसलिए एब्सेंट एट द बर्थ यानी कि बर्थ के टाइम पर नहीं होती, बर्थ के बाद हमें मिलती है। लेकिन ये प्रेजेंट एट द बर्थ यानी कि जब हम पैदा होना है, शुरुआत हुई हमारी पैदा होने की, तब से जो है ये हमारे साथ रहती है, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी सारे प्रोटीन सिस्टम, फैगोसाइट, एनके सेल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो है एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज़ वगैरह और बी सेल, टी सेल्स, ये सब जो हैं इसके अंदर आते हैं। अगर देखा जाए ऑनरशिप के बेसिस पर देखा जाए कि बेसिस और ऑनरशिप यानी कि तुरंत काम करने वाली और मतलब डायरेक्टली अटैक करने वाली, और एक पैसिव यानी कि पीछे से बाद में अटैक करने वाली, यानी कि इम्यूनिटी हमारी एकदम डायरेक्टली अटैक करेगी यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्टिव मोड में रहे, और एक होता है कि एक्टिव नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब वो काम करेगी लेकिन इम्यूनिटी है, इस तरीके से पैसिव। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी का अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इम्यूनिटी तो वो एक्टिव और पैसिव में डिवाइडेड रहती है, ठीक है, जिसमें एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल यानी कि जैसे ही हमें कोई फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया और उसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज जो है बनने लगी और एक्टिव मोड में बनने लगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी। और वही एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस द आउटसाइड यानी कि जब हमने कोई वैक्सीन लगवाया या कुछ लगाया और फिर उसके बाद जब दोबारा हमारा उसका इम्यून हुआ, ठीक है ना, इम्यूनिटी उस पर वर्क कर रही है, तब उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल के लिए आगे हम ये सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बेसिस पर देखा जाए कि एंटीबॉडीज जो प्रोडक्शन होता है उसके स्पेसिफिक टाइप्स पर देखा जाए तो दो तरीके से रहती है, सेल मीडिएट और ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में आता है आपका एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पर सेल मीडिएट में कोई स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते। इन्वॉल्व द मेनली टी सेल्स, इसमें टी सेल्स जो है ना मेनली रोल प्ले करते हैं सेल की तरह, यानी कि डायरेक्ट सेल ही अटैक करती है, कोई एंटीबॉडीज नहीं बना रही। डायरेक्ट जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, CD4 सेल्स होती हैं, CD8 सेल्स होती हैं, वही अटैक करती हैं और हमारी इम्यूनिटी हमको प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हमारी वाइटलिटी को प्रोटेक्ट करती हैं। और एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। वहीं मोरल की अगर बात करें तो उसमें पैथोजेंस आया, फिर उस पर हमारी एंटीबॉडीज यानी कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, फिर वो एंटीबॉडीज राइज करती हैं, फिर वो एंटीबॉडीज उसको अटैक करती हैं और फिर उसको जो है अपने अपने तरीके से प्रेसिपिटेट करे या उसको रोक दे और फिर उसको इंगल्फ करके उसको ख़त्म किया जाता है, यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है, ठीक है। वहीं अगर शो इन एक्शन एंड रैपिड इन एक्शन, अगर देखा जाए इनका एक्शन का तो ये थोड़ा सा स्लो होता है सेल मीडिएट वाला, यानी कि एक बार जब सेल वर्क करती है फॉर डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस तो काफ़ी देर तक चलती है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में तक चलती है जब तक इसको रोका ना जाए। वहीं अगर ये देखा जाए तो ये रैपिड वर्क करती है,
ठीक है। क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इन्नेट इम्यूनिटी द बॉडी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है। दैट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर डिफेंस, ठीक है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन सब में हम इसको डिफाइन करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। दिस कंपोनेंट्स वर्क्स टुगेदर प्रिवेंट द क्विकली रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसके लिए क्विक रेस्पॉन्स जो है ये सब एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जो है फिजिकल बैरियर काम करेगा, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करेगा, या सेलुलर डिफेंस पहले काम करेगा, या इन्फ्लेमेटरी, सब एक साथ काम करते हैं। यानी पूरी इम्यूनिटी हमारी एक साथ काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी में सबका अपना अपना रोल प्ले है। डिपेंड करता है कि जो हमारा पैथोजेंस है वो कहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है। अगर वो नेजल से एंटर कर रहा है तो हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, उनमें जो म्यूकस है वो उन पर अटैक करेगा, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन बैरियर रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर हमारी स्किन के थ्रू अगर वो इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि आने की कोशिश कर रहा है कोई भी पैथोजन, तो वो स्किन उसके लिए प्रोटेक्ट करेगी। तो डिपेंड करता है कि पैथोजन कहाँ से एंटर कर रहा है या कोई एंटीजन कहाँ से आ रहा है। एंटीजन और पैथोजन में बस इतना सा फर्क होता है अगर बताएं तो, कि पैथोजन हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं कि कोई भी जो हमारी बॉडी को डिसीज दे रहा है हम उसको पैथोजेंस कहते हैं, और एंटीजन का मतलब है कि ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है जो हमारी बॉडी का ना हो, वो क्या कहलाता है, वो एंटीजन कहलाता है, ठीक है। तो अगर इम्यूनिटी में देखा जाए तो इन्नेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, यानी कि हमारी पूरी बॉडी किससे कवर है, स्किन से। और जो स्किन में हमारे पोर्स हैं, जो भी जहाँ से एंट्रीज हैं, जैसे कि नेजल है, रेक्टल है, ठीक है, पेनल है, वेजाइनल है, ईयर्स हैं, ठीक है, या आईज हैं, ठीक है, इस सारे जो एंट्री बैरियर्स हैं वहाँ पर भी म्यूकस, टीयर्स, ये सब जो हैं हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहते हैं, ठीक है। या मुंह से भी, ठीक है, तो मुंह से सलाइवा जिससे उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जितनी भी जगह पर एंट्री मिलेगी, सबसे पहले तो हमारी स्किन ब्रॉडली प्रोटेक्ट करती है हमको, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एज ए फिजिकल बैरियर भी है वो। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, सारी जगह जितनी एंट्रीज है वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, चाहे वो आपका ईयर का हो या कहीं पर भी हो, ठीक है। ईयर में जैसे आपका स्टेशियन ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से ईयर वैक्स निकलता है, जो कि पैथोजेंस को क्या करता है, ट्रैप करके और उनको आगे नहीं जाने देता, जिससे कि ईयर ड्रम जो है सेफ रहता है। केमिकल बैरियर की अगर बात करें, वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। उसमें जैसे सलाइवा है, म्यूकस है, टीयर्स है, गैस्ट्रिक जूस। अगर मान लो कि कोई पैथोजेंस है और वो हमने खाने के साथ खा लिया, अब वो हमने खाने के साथ जब खाया तो हमारा जो स्किन बैरियर है वो तो हमने उसको बाईपास कर दिया, बाईपास करने के बाद वो हमारे मुंह में पहुंच गया। तो मुंह में जो हमारा केमिकल बैरियर है सलाइवा, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो वो जो म्यूकस में जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर म्यूकस भी है, वो म्यूकस क्या करेगा, उसको ट्रैप करके रखेगा और लाइसोजाइम एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इस तरीके से सलाइवा हमारा क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह मान गया। अगर कोई पैथोजन या कोई एंटीजन उससे भी बच गया तो वो स्टमक में पहुंच जाएगा, और स्टमक में पहुंच गया तब भी घबराने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर गैस्ट्रिक जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो वो भी हमारा केमिकल बैरियर की तरह काम करता है। वहीं अगर अगर कोई पैथोजन हमारे ईयर्स के आईज के थ्रू एंटर करने की कोशिश करे, तो आईज में टीयर्स जो होता है, टीयर में भी लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है जो कि हमारा प्रोटेक्टिंग बैरियर की तरह काम करता है, टीयर्स, ठीक है। बाकी नेजल से अगर जा रहा है तो नेजल में म्यूकस होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और माइक्रोफेजेस होते हैं उसको इंगल्फ करने के लिए। तो इस तरीके से ये फिजिकल और केमिकल बैरियर जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि अगर बॉडी में एंट्री उसको मिली, ठीक है, और एंट्री मिलने के बाद हमारा जो फिजिकल बैरियर था वो नाकाम रहा उसको रोकने में, यानी कि इतना ज़्यादा उसकी परसेंटेज थी, यानी कि इतना ज़्यादा था, यानी कि हमारे जो फिजिकल बैरियर था, जो पैथोजन था उसकी परसेंटेज ज़्यादा थी, और बाकी हमारा जो है एंट्री मिलती गई। तो आगे जाकर फिर हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में जो सेल मीडिएट है वो काम करेगा, यानी कि सेलुलर डिफेंस जो है उसमें फिर वो काम करने लगेगा। सेलुलर डिफेंस में आ रहा है तुम्हारा फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इसिनोफिल और मैक्रोफेज। ये सब हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड तक अगर वो पैथोजेंस किसी भी तरीके से पहुंचता है एब्जॉर्ब होकर, यानी कि सेल के अंदर पहुंच गया,
यानी कि जब तक वो ऑर्गन तक था, टिश्यू तक था, तब उसमें जो डेंड्राइट्स थे, मैक्रोफेजेस वगैरह थे, वो उनको इंगल्फ करके खत्म कर रहे थे, वो फिजिकल बैरियर की तरह। लेकिन वो है तो सेल, लेकिन अगर वो सेल के अंदर एंटर कर गए तो उसके अंदर जो है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सब जो है ब्लड लिम्फ वगैरह, ये सब उसमें काम करेंगे। लेकिन अगर वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, सेल के मतलब टिश्यू के अंदर एंटर करके, जो लिम्फ होता है उसके सेल के चारों तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके थ्रू पहुंचकर वो किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर अगर एंटर कर जाता है, तब यहाँ पर फेगोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल, एसिनोफिल, ये भी उसमें काम करने लगते हैं। ये भी क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस की तरह उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं, जितने भी एंटीजेंस होते हैं। और बाकी का अगर इस वाले बैरियर से भी बच गया, यानी कि ब्लड से बच गया, तो या ब्लड से जो शक्कर के, यानी कि लिम्फ नोड, जब मैंने बताया था लिम्फ सिस्टम में जब बताया था, तो उसमें एज ए शक्कर की तरह काम करता है लिम्फ सिस्टम जो है। तो वो लिम्फ जो है, जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें से जितना भी पैथोजन होगा उसको शक कर लेगा, और शक करके कहाँ पहुंचा देगा, लिम्फ में पहुंचा देगा, और लिम्फ से वो पहुंच जाएगा लिम्फ नोड्स में। जिससे लिम्फ नोड्स में पहुंच जाएगा तब वो, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, तो वहां पर भी पैथोजेंस क्या होगा, मारा जाएगा। मॉलिक्यूलर डिफेंस का मतलब है कि मॉलिक्यूल लेवल पर, यानी कि उसका जो है, जैसे एंडोरेटिकुलम सिस्टम है, फेगोसाइट सिस्टम है, तो उसका पूरा एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यानी कि हर एक सेल, जितनी भी पैथोजेंस का जितना भी, अगर कोई सेल मीडिएट है, सेल से वाला कोई पैथोजन है या फिर कोई केमिकली पैथोजन है, तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर तक उसको डिस्ट्रॉय करना कहलाता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें डेथ ऑफ द डेंजरस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो पैथोजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं पैथोजेनिक, उन सबको वो क्या कर देते हैं, डेथ कर देते हैं। ये क्या करता है, सिर्फ स्टॉप करने का काम करता है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मारने का काम नहीं करता, उसको सिर्फ रोके रखने का काम करता है, ठीक है। वहीं अगर फिर उसके बाद अगर इनसे भी अगर नहीं बात संभलती, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भी बात नहीं संभल रही, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाता है, और पैथोजेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में फिर आता है उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर वो हैंडल करता है सारी चीज़ों को, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखा जाए तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं दोनों मिलकर काम करती हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके का इन्फेक्शन है और कहाँ से किस तरीके से एंट्री हो रही है। जिसमें सबसे पहले जो इमीडिएट इफेक्ट करता है वो है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं, और एंटीबॉडीज बनाकर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड करने का काम करती हैं, जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट। और वहीं अगर सेल मीडिएट इम्यूनिटी की बात करें, टी लिम्फोसाइट, वो भी डिफेंस का काम करती है। इनेट इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, कोई एंजाइम्स वगैरह उसमें, डाइजेस्टिव जो जूस वगैरह होते हैं, लाइसोजाइम्स वगैरह, वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, ठीक है। वहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई चला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अगर एंट्री करता है कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए डिफेंसिन और कैटालिडिन्स जो है एपिथेलियल सेल्स से एयर पासेस के थ्रू एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर्स यानी एनके सेल्स आर प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और एनके सेल्स, और जो कि क्या करती है, किसी बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करती है, ठीक है, खाकर उसको खत्म कर देती है, इंगल्फ करके, यानी कि उसको फेगोसाइट करके। यूरोजेनाइटल सिस्टम, यानी कि यूरोजेनाइटल मतलब यहाँ यूरिनरी सिस्टम से भी है, मेल यूरिनरी सिस्टम हो या फिर फीमेल यूरिनरी सिस्टम हो, दोनों के लिए एसिडिक इन यूरिन एंड वाइजाइनल फ्लूइड इज डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। वेजाइनल फ्लूइड से भी निकलने वाला जो फ्लूइड होता है वो भी एसिडिक होता है, और यूरिन जो निकलता है वो भी हमारा कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम आता है। स्किन की अगर बात करें तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटियम कॉर्नियम, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है केराटिनाइज्ड लेयर, उसको वो पार करना, यानी कि एपिडर्मिस में जो प्रोटेक्ट का काम करती है, और जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह होते हैं बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू निकलना, या किसी अदर तरह का कोई भी एंटीजेंस है, उसको सबको रोकने का काम करती है। बी डिफेंसिन इन स्किन एंड एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स लाइसोजाइम सीक्रेटेड इन द स्किन, ठीक है ना, इससे भी लाइसोजाइम एंजाइम जो है कुछ मात्रा में जो होता है सीक्रेटेड होता है, जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं वो सब जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है, फॉरेन बॉडी या किसी भी एंटीबॉडीज को खाने का काम करती हैं, जिसमें न्यूट्रोफेज, मैक्रोफेज, एनके सेल, ये सब सारी चीजें आती हैं। इंटरफेरोन इनहिबिट द मल्टीपल
मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस एंड पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल। जो इंटरफेरॉन्स होती हैं, एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं इंटरफेरॉन, वो क्या करती हैं, वो इनहिबिट करती हैं किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को या किसी वायरस के ग्रोथ को, ठीक है ना, क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं कुछ जो कि एक्सेलरेट करती हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो उसको खाने के लिए या उसके आसपास जो है किसी भी पैथोजन के आसपास जो है आकर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच हो जाती है, जिससे कि जो फेगोसाइट सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफिल्स, इनको पता चल जाता है कि उसको इंगल्फ करना है और फिर जो है उसको इंगल्फ करके खत्म कर दिया जाता है। तो अगर कोई पैथोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन म्यूकस सिलिया, उसको पहले ही, या बॉडी टेम्परेचर या पीएच, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह उसको पहले ही रोक देंगे। यानी कि जितना ज्यादा जो परसेंटेज है उसका पैथोजेंस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो पहले ही उस पर लाइन ऑफ डिफेंस पर रुक जाता है। यानी कि पीएच जो होता है उनकी जो मीडियम है, हर एक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पीएच जो है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का पीएच है उस पर तो वो आराम से सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर उसका एसिडिक मीडियम ज्यादा होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या बेसिक नेचर होगा ज्यादा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहीं अगर बॉडी टेम्परेचर की याद करें, अगर ज्यादा टेम्परेचर अगर हम बॉडी का बढ़ जाता है, जैसे हमें फीवर आ जाता है, फीवर भी ये क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। हमारी जब भी कभी हमको बुखार आता है तो वो हमारी इम्यूनिटी का ही पार्ट है, ना कि कोई डिसीज होती है। जब हमारी बॉडी किसी पैथोजेंस के खिलाफ लड़ रही होती है तो उस कंडीशन में हमको क्या आता है, फीवर आता है। वहीं अगर बात करें सीलिया की, तो जैसे हमारे जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया में सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो सीलिएटेड सेल क्या करती हैं, उनको जितने भी जो पैथोजेंस आते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे म्यूकस, जो नेजल के अंदर पाया जाना म्यूकस है, वो उसको नहीं रोक पाया, ट्रैप नहीं कर पाया, तो फिर वो हमारे ट्रेकिया के पास में, ट्रेकिया क्या करती है, उसको बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ एक्सपेल करती है। यानी कि उसका जो मूवमेंट होता है वो बाहर की तरफ होता है, जैसे छींक वगैरह आ जाना, ठीक है, तो वो सब छींक वगैरह का जो प्रोसेस है, या अचानक से खांसी आ जाना, जैसे सुबह हम जब सो के जगते हैं तो काफी ज्यादा लार्ज हो या जो म्यूकस जमा हो जाता है हमारे गले में, जिसको थूक बोलते हैं, ठीक है, काफी थिक म्यूकस होता है, तो वो सब जो है कारण है सिलिया का। यानी कि जो एक्सपेल करते रहते हैं बार बार, बाहर की तरफ फेंकता रहेगा उसको, तो ट्रेकिया क्या है कि या तो यहाँ पर आ गया या फिर छींक के थ्रू एकदम से बाहर फेंक दे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब एक साथ बाहर निकल जाता है। इनकी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करने का काम करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करने का काम कौन कर रहा है, हमारा फर्स्ट लाइन फिजिकल बैरियर जो है वो काम करने का काम है। फिर उसके बाद जो है सेल वाले जो क्या हमारी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इसिनोफिल हैं, ये सब जो ब्लड सेल्स हैं, वो सब काम क्या करती है, जो फेगोसाइट सेल्स हैं वो और ज्यादा उसको कम करने का काम करती है, खा के खत्म कर देती हैं। अगर इनसे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाता है तब हमारा जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस पर काम करती है, जो कि बहुत ज्यादा। अगर पैथोजेंस या माइक्रो बहुत ज्यादा आता है, यानी कि उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत ही ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये भी कभी कभी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ये सिस्टम। तब उस कंडीशन में इम्यूनिटी जो है इम्यून कंप्रोमाइज्ड बोलते हैं, उस पेशेंट को बोलते हैं इम्यून कंप्रोमाइज्ड, और ऐसे पेशेंट की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। ज्यादा इन्फेक्शन, कहते हैं ना कि इसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया, और उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी की जो इम्यूनिटी थी वो वीक पड़ गई, यानी कि वो कम पड़ गई, जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो वो थे पैथोजेंस थे वो एंटर करते थे काफी ज्यादा मात्रा में, इस वजह से बॉडी इतनी इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पाती थी। इसीलिए उसका जो है तोड़ निकालते हैं कि वैक्सीन के थ्रू उसको थोड़ा सा बॉडी को इम्यूनाइज कर दें, जिससे कि बॉडी को पता रहे हमें कितने, एक होता है कि नॉर्मली हम उसको आइडेंटिफाई करें फिर उसके बाद उस पर अटैक करेंगे, लेकिन अगर बॉडी को पहले से पता होगा, वैक्सीन इस तरीके से काम होती है, अगर बॉडी को पहले से पता होगा कि किसके खिलाफ हमको कैसी एंटीबॉडीज बनानी है, तो वो तुरंत ही बनाकर तैयार कर लेंगे। मेमोराइज सेल्स होती हैं, आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की अगर बात करें तो फिजिकल बैरियर में हमने जैसे देखा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा, ठीक है, टीयर्स, यूरिन, स्टमक एसिड, ये सब क्या करते हैं, स्टॉप द इन्फेक्शन द एंट्री ऑफ द बॉडी। यानी कि जितनी भी एंट्रीज हैं इन्फेक्शन होने की वो सारी बैरियर्स की तरह काम करते रहते हैं। और डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उन सबको जो है डेथ करने का काम करते हैं, ये रोकने का काम करते हैं, डायरेक्टली किलिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। जो ब्लड से रिलेटेड जितना भी रहता है वो सब क्या करते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय। वहीं एडेप्टिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो उसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स में इसमें डिवाइड है। टी लिम्फोसाइट जो है उसमें तीन तरह की सेल्स हैं, सप्रेसर सेल, हेल्पर सेल और
साइटोटॉक्सिक सेल, और एक और होती है चौथी जो है मेमोरी टी सेल्स, जो कि याद रखती हैं। वहीं अगर बी लिम्फोसाइट्स का देखा जाए तो लिम्फोसाइट सेल्स में जो है एक मेमोरी बी सेल्स पाई जाती हैं और एक क्लासिकल मतलब प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा सेल्स में पाई जाती हैं बी लिम्फोसाइट्स की, जो प्लाज्मा सेल से एक्टिवेट होकर क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड की तरह काम करता है। जैसे ब्लड कोगुलेशन में कैस्केड था ना, एक स्टेप्स के बाद दूसरा स्टेप उसको एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, फिर दूसरा फैक्टर उसके फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, तो इस तरीके से एक सीरीज बनती है। सेम इसी तरीके से इसमें प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज बनने के लिए कॉम्प्लीमेंट कैस्केड रहता है, यानी कि एक सीरीज रहती है जिससे एंटीबॉडीज बनती है। तो ये क्लासिकल पाथवे है उसका कि किस तरीके से एडेप्टिव इम्यूनिटी में आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क करती है। वहीं सेल इमीडिएट इम्यूनिटी वो कैसे एक्टिवेट होती है, वो भी बी लिम्फोसाइट उसको एक्टिवेट करती है। तो ये थोड़ा सा देर में एक्टिवेट होती है, इसलिए इसको स्लो वर्क भी कहा जाता है और इसको जो फास्ट वर्क करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अगर देखा जाए तो इसको नेचुरली और आर्टिफिशियल दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं हम। नेचुरली यानी कि जो हमको बाय बर्थ हमको मिलती हो, जो कि बाय बर्थ मतलब हमारी बॉडी में पहले से उसको मिलती है, वो तो एक होगी इम्यूनेट इम्यूनिटी। लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद जो हमने उसको एक्वायर्ड किया और नेचुरली एक्वायर्ड किया, ठीक है, तो उसको यानी नेचुरली मतलब हमको अगर कोई इन्फेक्शन लगा और उसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज बनी, तो वो हमारी क्या होगी, नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरल एडेप्टिव इम्यूनिटी में आती है वो, ठीक है। इसी तरीके से इज द एक्वायर्ड थ्रू द नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस एंड अ ह्यूमन इज नॉट इंड्यूस द मेडिकली मीन्स, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी में आता है कॉन्सिक्वेंस द पर्सन डेवलप हिज द ओन इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कोई भी माइक्रोब्स जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह लगा तो उसके खिलाफ जो हमारी बॉडीज में बनना है वो क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरल है। और वहीं पैसिव में अगर देखा जाए तो जैसे माँ का जब दूध पीता है बच्चा, ठीक है, तो उसके जो दूध में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उससे जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज तैयार होती है, जो इम्यूनिटी हमको मिलती है, या उसके प्लेसेंटा के थ्रू हमको जो एंटीबॉडीज मिलती है वो हमको मिलती है पैसिव इम्यूनिटी की तरह मिलती है, जो कि नेचुरली है, हमने उनको बोला नहीं, यानी कि हमारी बॉडी में हमने तो उसमें कोई इन्फेक्शन लगा नहीं, लेकिन हमको मिल रही है, सामने से मिल रही है, हमारी बॉडी ने खुद नहीं बनाई लेकिन सामने से मिल रही है, एक्वायर्ड कर रहे हैं, और हम डायरेक्टली एक्वायर्ड, यानी कि कोई पैथोजन नहीं था, कोई इन्फेक्शन नहीं आया, फिर भी हमको वो क्या मिल रही है, एंटीबॉडीज मिल रही है और हमको इम्यूनिटी मिल रही है। तो इस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जो कि नेचुरल है, नेचुरल में भी पैसिव और नेचुरल में भी कैसा, एक्टिव। नेचुरल में एक्टिव कौन है, जो कि किसी भी इंफेक्शन के थ्रू जो हमारी बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की, तो आर्टिफिशियल में एक्टिव इम्यूनिटी कब आती है, जब हम कोई वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि उस पैथोजन का कुछ पार्ट, अब वो इन्फेक्शन हमको तो लगा नहीं, अगर इन्फेक्शन लगता तो उस इन्फेक्शन का कितना पैथोजन या कितना माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता हमें पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल्ड माइक्रोब्स का एक छोटा सा डोज हमको दिया जाता है, यानी कि वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में डाला जाता है, उसका कुछ एक पार्ट जो कि पैथोजेनिक होता है नॉन वायरुलेंट कंडीशन में, ठीक है। तो उससे जैसे कि हमारी बॉडी को पता चले कि इस तरीके का कोई एक पैथोजन हमारी बॉडी में कभी भी इन फ्यूचर हमको इन्फेक्टेड कर सकता है, तो उसके खिलाफ हमको पहले से ही क्या बनानी है, एंटीबॉडीज बनानी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, जो कि हमारा एक्टिवली काम करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में हम कोई भी वैक्सीन डालते हैं, वैक्सीन लगाते ही हमारी बॉडी का तुरंत फीवर आ जाता है, ठीक है, और फीवर आते ही हमारी बॉडी क्या है कि हमारी इम्यूनिटी जो है उसके खिलाफ रेस्पॉन्स करती है। लेकिन वो कैसा है, नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट मतलब वो हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को क्या है, वो एक्टिव कर देगा। तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कैसी कहलाती है, आर्टिफिशियली, हमने अलग से दिया ना उसको, उसको ट्रीट करके दिया, जो कि नेचुरली हमारे इन्फेक्शन नहीं लगा, हमने उसको क्या है, जानबूझकर उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन दिया, लेकिन कैसा, नॉन मतलब ऐसा नॉन वायरुलेंट, तो उसको बोलते हैं हम वैक्सीनेशन। इसका एग्जांपल है एक्टिव इम्यूनिटी का, कैसा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी का। वहीं आर्टिफिशियल में अगर देखा जाए पैसिव इम्यूनिटी, तो इसकी बात करते हैं हम इम्यून ग्लोबुलिन थेरेपी। तो इसमें जैसे विटामिन के या फिर इम्यूनोग्लोबिन के कुछ जो है सीरम वगैरह चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन द इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वन पर्सन रिसीविंग द परफॉर्मेंस इम्यूनिटी मेड द अनदर पर्सन। जैसे कोविड के टाइम पर, इसमें बेस्ट एग्जांपल है, कोविड के टाइम पर देखा था कि लोगों को प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था,
यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि उसको इन्फेक्शन हुआ कोरोना वायरस का, कोविड का, और फिर उसके बाद वो ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या है कि इम्यूनिटी बन गई होगी। वो इम्यूनिटी जो है, जो बनी है, उसको हमने उसकी प्लाज्मा से, प्लाज्मा यानी बॉडी ब्लड को निकाला, ब्लड का प्लाज्मा अलग किया, सेल वाला पार्ट अलग किया उसको सेंट्रीफ्यूज करके। तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, उसको प्लाज्मा को हमने दूसरे किसी नॉर्मल पर्सन में क्या कर दिया, उसको चढ़ा दिया। तो उसको जब हमने प्लाज्मा दिया तो उस प्लाज्मा को हमने क्या बोला, पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि उसकी एक पैसिव इम्यूनिटी पहले से, यानी कि जो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बने नहीं थे, किसी और की बॉडी में बने थे किसी और पैथोजेंस के खिलाफ, तो वो हमारी डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, कार्य कर दिया। अभी कोई इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन भी नहीं आया, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज आ गई डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर मदर के थ्रू आई थी, प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन यहाँ पर कैसे आई, हमने आर्टिफिशियली डाला उसको। वही एंटीबॉडी जिस तरीके से मदर के थ्रू हमको क्या है, नेचुरली मिल रहा था, यहाँ हमने क्या किया, उसको आर्टिफिशियली दिया। ठीक है, तो ये है इम्यून ग्लोबुलिन थेरेपी, जो कि पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने देखा, क्लासिफिकेशन में इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, या नेचुरल इम्यूनिटी, जिसमें स्किन, पैथोजन, फेगोसाइट्स, आरबीसी, इन्फ्लामेशन, एनके सेल, इंटरफेरॉन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, और वहीं एक्वायर्ड में ह्यूमरल और सेल मीडिएट था। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया था, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, जो कि नेचुरल भी थी और आर्टिफिशियल, अभी हमने एग्जांपल समझा। ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी के, ठीक है, जैसे कि इन्नेट इम्यूनिटी में जो है सेल इन्वॉल्व होती है, डेंड्राइटिक, ल्यूकोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल और ग्रेनुलोसाइट, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल। वहीं अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी में देखा जाए तो CD8 सेल, टी सेल, TF4 की जितनी भी टी सेल्स जितनी भी होती हैं वो, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये जो है सेल इसमें इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी के अपने फीचर हैं और एडेप्टिव इम्यूनिटी के अपने फीचर हैं। अगर मॉलिक्यूल लेवल पर देखा जाए तो साइटोकाइंस उसमें होते हैं, और इसमें एंटीबॉडीज और साइटोकाइन दोनों रिलीज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ इंटरफेरॉन वगैरह भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्टर्स की बात करें तो यहाँ जर्मिनाइल एनकोडेड जो है वो रहता है, रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि नॉन क्लोनल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि उनको क्लोन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर क्लोनल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उनको क्लोन करके उनके जैसा बनाया जा सकता है। रिसेप्टर्स जो है उनको बनाया जाता है, ठीक है, क्लोन करके भी, और एनकोडेड जीन सेगमेंट में, यानी कि उनके कोड जो है सेगमेंटेड में इनकोडेड रहते हैं, यानी कि पहले से ही कोडेड फिक्स रहता है कि उसको किस तरह से बनाना। एक्शन टाइम में अगर इसका देखा जाए तो वो इमीडिएट है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, इमीडिएट, यानी कि, और इमीडिएट के साथ साथ ये वाइडर होती है। वाइडर का मतलब है कि इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि किसके लिए इम्यूनिटी है, बैक्टीरिया हो उसके लिए भी, और वायरस हो उसके लिए भी, या कोई अदर इंटरफेरॉन हो, या कोई भी अगर एंटीजेंस है, सबके लिए एक तरीके से काम करती है। इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेसिफिसिटी होती है, और इसका इसी वजह से थोड़ा सा डिले होता है, यानी कि स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देता है कि किस तरीके का है, आइडेंटिफिकेशन करके देन उसके बाद रेस्पॉन्स आता है। तो ये 0 to 6 आवर में रहता है, और ये अकर्स एवरी डे और एंड वीक, यानी कि हर वीक या डेज पे ये अपने आप को इम्प्रोवाइज करती रहती है। जैसे कोई इन्फेक्शन कभी लग गया, किसी बुखार आ रहा है, किसी सर्दी आ रही है, किसी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके संपर्क में हम आए तो हमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लगा, तो उससे हमारी इम्यूनिटी को एक थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला, और एक्सपोजर से हमारी क्या इम्यूनिटी और बिल्ड हो गई। तो इस तरीके से ये अपने आप को इम्प्रोवाइज करती रहती है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, और ये थर्ड लाइन डिफेंस है, ठीक है। सेकेंड लाइन डिफेंस ब्लड होता है हमारा, उसमें बताया था। बाकी सब इस तरीके से इनके अपने अपने फीचर हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जैसा कि नाम भी है कि ये स्पेसिफिकली किसी चीज को टारगेट करके तब अपनी इम्यूनिटी देती है, और ये काफी सटीक होती है और काफी ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको प्रॉपर उसको खत्म करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो इसकी की रहती है, ठीक है। अगर ये इम्यूनिटी अगर फेल हो जाती है तो लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन पैदा हो सकती है। इट कैपेबल द स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेशन कि किस तरीके का इन्फेक्शन है उसको पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज करती है कि वायरल है, बैक्टीरियल में है तो कौन सा बैक्टीरिया है,
स्पेसिफिक बैक्टीरिया का है या कोई वायरल है तो कौन सा वाला वायरल है, तो उसको स्पेसिफिसिटी तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अटैक करती है और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन मॉलिक्यूल, यानी कोई भी एंटीजन है उसको स्पेसिफिकली क्या करती है, आइडेंटिफाई करके और उसको किल करने का काम करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन कॉन्ट्रास्ट टू इन्नेट इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी में ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, वो कॉन्ट्रास्ट यानी कि सबके लिए एक तरीके से काम करेगी। बैक्टीरिया आए या वायरस आए या कोई लार्जर मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है, सेल है, कुछ भी है, तो वो सबके लिए एक तरीके से ही काम करेगी। यानी कि धूल के कण के लिए भी वही काम करेगी, बैक्टीरिया के लिए भी काम करेगी, वायरस के लिए भी सेम काम करेगी। इन्नेट इम्यूनिटी सबके लिए एक जैसा ही काम करेगी और वाइडर रेंज को रोकने कर सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्फेक्शियस एजेंट का जो लोड है उसको कम से कम करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो वो स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करके उसी को ही किल करने का काम करती है। इसमें एक और खासियत होती है कि अपनी सेल्फ यानी कि अपनी सेल या एंटीजन को पहचानने की इसमें कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है। एंटीजन इसमें जो है कुछ फीचर्स होते हैं, इसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के या अडेप्टिव इम्यूनिटी के, जैसे कि एंटीजन स्पेसिफिसिटी यानी कि एंटीजन को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने की, रिकॉग्नाइजेशन एंड डाइवर्सिटी यानी कि वाइडर रिकॉग्निशन होती है कि कितने टाइप के, जितने भी टाइप के वायरस का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कोई भी तरह का वायरस हो, वो सबके लिए अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी रेस्पॉन्स रहता है। उसकी रेस्पॉन्स का टाइमिंग, रेस्पॉन्स का प्रोसेस सबका अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करती है बॉडी कि किस तरीके से, यानी कि सबका जैसे इंक्यूबेशन टाइम अलग अलग होता है, वो इंक्यूबेशन टाइम इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि उनके इंक्यूबेशन टाइम, हर एक अपने इंक्यूबेशन टाइम का मतलब है कि किसी भी इन्फेक्शन एजेंट का हमारी बॉडी में कोई सिम्टम प्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी कब वो हमारी बॉडी को हार्म करके उसका सिम्टम शो कर रहा है, तो वो जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी। अगर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, जल्दी से वो हमें पता ही नहीं चलता और वो ठीक भी हो जाती है। यानी कि थोड़ा बहुत अगर उसका लोड कम है XYZ, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस है, तो रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है, याद रखता है हमारा, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है, याद रखती है कि पहले ये इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, नया है, पुराना है, कितना पुराना है, और उसके लिए किस तरीके से हमने पहले किस तरीके से रेस्पॉन्ड किया था, सेम वैसे ही रेस्पॉन्ड दोबारा करना है। और पिछली वाले रेस्पॉन्स पे, यानी कि पिछली बारी किलिंग जब की हमने इस वायरस को या इस बैक्टीरिया को, पर्टिकुलर पैथोजेंस को हमने जब किल किया था, तो किस तरीके से किल किया, कौन सा पैटर्न और कितनी हमें ज़रूरत पड़ी, बॉडी को कितनी इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो वो सारी चीज़ों का मेमोराइज करके रखा जाता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के थ्रू। इसमें ये खासियत होती है। और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी कि खुद की सेल जब मारने की बात आ रही है, डिस्ट्रॉय करने की बात आ रही है, तो उसके बीच में डिफरेंस कर पाना कि ये बैक्टीरिया की सेल है या ह्यूमन सेल है, यानी कि खुद की सेल है या दूसरे की सेल है, उसके बीच में स्पेसिफिकेशन करना। या फिर जैसे मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हम देख कर रहे हैं कि उसका ब्लड, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, सारी चीज़ें हम देख कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो इन्फेक्शन आ रहा है, उसके ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन है जो कि नहीं पता चल पाया उस वक्त, तो वो उससे जो हमारी बॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी का जो रेस्पॉन्स है, ब्लड का जो रेस्पॉन्स है, वो स्पेसिफिकली काम करता है कि उस इन्फेक्शन को किस तरीके से डील किया जा रहा है। तो सेल्फ और नॉन सेल, यानी कि अपनी सेल और दूसरे की सेल को पहचानने में, ठीक है ना, यानी ह्यूमन सेल्स और बैक्टीरियल सेल, वायरस की सेल्स या मतलब वायरस को, इनको सबको डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनको आसानी से पहचानने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यून सिस्टम की अगर देखें तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी और जो है लिम्फोइड ऑर्गन में डिवाइड रहता है, यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारी, वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से मिलकर बनती है। यानी कि टी लिम्फोसाइट का यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी और आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन यानी कि जो टी सेल्स और लिम्फोसाइट्स हैं, यानी बी लिम्फोसाइट्स हैं, यानी दोनों लिम्फोसाइट सेल्स को जो जनरेट करना यानी कि बनाना और उनको मेच्योर करना और उसके लिए पूरा वर्क करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन करता है। यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है हमारा बोन मैरो और आपका ये प्राइमरी में आता है लिम्फोइड ऑर्गन, और तुम्हारा लिम्फोइड ऑर्गन में दूसरा आता है थाइमस। थाइमस में टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है और बोन मैरो में जो है बी लिम्फोसाइट्स का जो है मैच्योरेशन होता है। जहाँ टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में और बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का।
तो इनकी जो वाइट ब्लड सेल्स की जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी वो एंटीजन जो आया है उसके लिए उनके प्रिपरेशन के लिए जो ज़रूरत है, तो वहाँ ऑर्गन काम आते हैं। वो ऑर्गन हमारे दो जगह सिचुएटेड होते हैं, ठीक है ना, तो उनको प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। बाकी दूसरी जगह भी जो है हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह और ये सब सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो कि जैसे कि स्प्लीन में भी होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स, अपेंडिस, पियर्स पैचेस जो कि गट्स में पाए जाते हैं, ये सब की जब इसमें भी हमारे इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स वहाँ पर भी पाई जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स नेमली बी एंड टी सेल्स क्रिटिकल इन द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये दोनों ही काम करते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बी लिम्फोसाइट्स की, तो उनके बारे में देखिए कि इसमें जो बी नाम है, बी से आया है आपका ये जो इस तरीके से जो बी नाम है, तो जो बुर्सा फैब्रिकस इन बर्ड, यानी कि बर्ड्स के अंदर जो बोन्स होती हैं, ठीक है ना, खोखली जो बर्ड्स होती हैं, यानी कि जो उनके अस्थि पंजर्स होते हैं, उनके जो बर्ड्स के उसमें जो बनने वाला जो उनका जो होता है कंकाल होता है, उसको बोलते हैं बुर्सा फैब्रिकेशन, है ना, फैब्रिकस, बुर्सा फैब्रिकस है, वहां से ये बी लिम्फोसाइट्स जो है वर्ड आया, ठीक है। और वहीं ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो बोन मैरो में अगर इनका मैचुरेशन होता है और वहाँ बनती हैं, इस वजह से भी बी लिम्फोसाइट इनको बोला जाता है, ठीक है। थाइमस में बनता है टी लिम्फोसाइट, मैचुरेशन होता है, ठीक है, बनता तो बोन मैरो में लेकिन वहाँ पर मैचुरेशन होता है, तो इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। हैंड लिम्फोसाइट सेल दोनों ही, लेकिन मैचुरेशन एक का थाइमस में हो रहा है इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट, और इनका बोन मैरो में मैचुरेशन हो रहा है इसलिए उसको बी लिम्फोसाइट्स बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट द मैच्योर इन प्लाज्मा एंड सीक्रेटेड एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन, ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोसेस द कैपेसिटी ऑफ द स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन ईच एंटीजन, यानी कि स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की इनमें क्षमता होती है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंड देन उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करके जैसा उसके लिए जरूरी है एंटीबॉडी, वैसा एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखती है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट सेल इमीडिएटली एसोसिएट विद द ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, ह्यूमरल इम्यूनिटी से। वहीं अगर देखा जाए टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है, थाइमस में, इसलिए उनको टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। एंड आइडेंटिफाई द वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टी लिम्फोसाइट जो वायरस के लिए ज़्यादा अच्छा काम करती है, इसीलिए बचपन में जितने भी वैक्सीन वगैरह होती हैं जो वायरस से होने की जरूरत है, उनकी वैक्सीन जो तैयार है वो टी लिम्फोसाइट्स जो है, तो बचपन में उनको वैक्सीन करवा दिया जाता है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी और अच्छी हो जाए, क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजनरेट होने लगती है, तो टी लिम्फोसाइट एक बार जितनी बन के तैयार हो जाती हैं एडल्ट में, तो वो उतनी ही हमेशा बनी रहती है, ये चीज़ है, क्योंकि नई टी सेल्स जो हैं मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड होती नहीं है, इस वजह से। तो इसलिए वायरस के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है वो समय के साथ जो है कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है। बच्चों में बहुत अच्छी होती है। अगर टी लिम्फोसाइट्स का अगर डिफरेंस टाइप देखे जाए तो टी जो है 4 तरह की डिफरेंट सेल्स होती है, जिसमें पहली आती है इंड्यूसर टी सेल्स, जिनको इंड्यूसर टी सेल्स की जो होती है मीडिएट द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स इन द थाइमस, यानी कि जो टी सेल्स जो बन रही हैं उन टी सेल्स की यानी कि मैच्योरेशन और उससे पहले वाली जो बीच की, ठीक है ना, उनके दोनों के बीच में जो है इंड्यूसर टी सेल्स होती है, यानी कि जब इमेच्योर टी सेल्स वहाँ पर पहुँचेंगी तो उसमें जो इमेच्योर टी सेल्स जो पहुँच रही हैं, ठीक है ना, उनको मैच्योर करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे वो इंड्यूसर टी सेल्स होंगे वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कैपेबल होते हैं रिकॉग्नाइज एंड किलिंग द इन्फेक्टेड एंड एबनॉर्मल सेल, यानी कि जो भी एबनॉर्मल सेल है या बैक्टीरियल सेल है या कोई वायरल सेल है, ठीक है, तो उन सबको रिकॉग्नाइज करके उनको किलिंग करने का काम किसका रहेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का रहेगा, जिनको टीसी बोलते हैं। हेल्पर टी सेल जो है इनिशिएट द इम्यून रेस्पॉन्स, हेल्पर टी सेल हमेशा रेस्पॉन्ड करती हैं किसी भी इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स करने के लिए, यानी कि जब शुरुआत होती है, मैंने शुरुआत में बताया था जब मैं बता रहा था इम्यूनिटी के बारे में कि जब भी कभी स्पेसिफिक इम्यूनिटी जब एक्टिवेट होती है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप लेता है, मतलब जो स्टेप्स लेती हैं, जो पहली सेल जो आती हैं वो आती है हेल्पर टी सेल, वही एक्टिवेट करने का काम करती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। और वहीं सप्रेसर टी सेल्स का काम होता है जब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ज़्यादा मात्रा में अपना किलिंग करने लगती हैं, जब ज़्यादा मात्रा में बन जाती है तो उनको सप्रेस करने, उनको रोकने के लिए सप्रेसर टी सेल्स का जो है
काम आता है यहाँ पर। और जो सप्रेसर टी सेल्स है, इतना ही नहीं कि इम्यून जो रेस्पॉन्स है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है उसको भी सप्रेस करने के काम आती है, यानी कि ओवर रेस्पॉन्स जो हो जाता है उसको भी सप्रेस करने के काम आती है। इसमें एक और होती है, टी मेमोरी सेल्स भी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MHC। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इस तरीके का रिसेप्टर है जो कि रिकॉग्नाइजेशन में कम सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना, और इसका इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्या है ये? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC रिप्रेजेंट द स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड प्रेजेंट ऑफ द सेल सरफेस ऑफ द टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट्स की सेल के ऊपर, यानी कि टी जो हेल्पर सेल हो या मेमोरी सेल हो या सबके ऊपर क्या पाई जाती है? एक MHC पाई जाती है, यानी कि एक प्रोटीन का रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन पाई जाती है जो कि रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, MHC बोलते हैं उसको। तो उस पर कोई भी एंटीजन आकर अटैच हो जाता है, और जब एंटीजन आकर अटैच होता है उसी पर तो उसमें इंटरलीक्वियल्स जो हैं वो रिलीज होने लगते हैं, तो वो पहचानने का काम करते हैं, रिकॉग्निशन का काम करता है MHC, ठीक है। MHC इज द इन्वॉल्व द रिकॉग्निशन द एंटीजन ऑन टी सेल, ठीक है ना, एंटीजन को क्या करती है? रिकॉग्निशन का काम करती है, जिससे क्या होता है? द इन ह्यूमन MHC प्रोटीन द इनकोडेड एज द क्लस्टर ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 6 पर, यानी कि MHC जो प्रोटीन है उसको बनाने के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाया जाता है। और MHC जो है हर एक सेल में पाई जाती है। MHC की खासियत ये नहीं कि सिर्फ टी सेल्स में पाई जाती है, ये हर एक सेल्स में पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल पर अगर MHC होगी तो उसको भी पता चलेगा कि जो टी सेल्स हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है तो हमें किसको मारना है किसको नहीं मारना है, ठीक है ना, ये इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो इसके MHC बनाने के लिए जो लोकेशन है वो क्रोमोसोम नंबर 6 पर इसका लोकाई रहता है, जो कि इसके प्रोटीन को, यानी कि MHC बनाने के लिए जो कि प्रोटीन है उसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अगर चूहे में देखा जाए तो वो 17 नंबर क्रोमोसोम पर रहता है, क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। Major histocompatibility complex in the human is the referred as the human leukocyte antigen, यानी कि HLA से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये 3 तरह का होता है। पहला MHC मॉलिक्यूल इज द केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि ह्यूमंस में 3 तरह की पाई जाती है। क्लास 1 टाइप की मॉलिक्यूल्स आर फाउंड द ऑलमोस्ट सेल ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल होंगी पूरी बॉडी की उसमें एक ये रिसेप्टर जरूर पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं MHC। क्लास 1 का MHC पाया जाएगा। वहीं क्लास 2 MHC जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट विद द ल्यूकोसाइट इन्वॉल्व द सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स। जो जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं उनमें क्लास 2 भी पाया जाएगा, क्लास 1 के साथ साथ क्लास 2 भी पाया जाएगा। क्लास 3 मॉलिक्यूल्स आर द सीक्रेटेड प्रोटीन प्रोसेसेस द इम्यून फंक्शन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है ना, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, या ट्यूमर सेल्स जो होते हैं, ट्यूमर सेल्स यानी कि जो सेल रैपिड ग्रो कर रही हैं या फिर ट्यूमर सेल्स की तरह होती हैं, है ना, उनमें से एक विशेष प्रकार की कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, यानी कि C2 C1 इस तरीके का, या फिर फैक्टर्स जो कैंसर फैक्टर, नेक्रोसिस फैक्टर्स, वो रिलीज करने वाले जो होते हैं ना, जिन पर ये इस तरीके का जिन पर रिलीज हो रहा हुआ उन पर पाई जाएगी MHC थर्ड। यानी कि MHC जो है ये डिसाइड करती है कि उस सेल के बारे में बताती है कि किस प्रकार की सेल का रेस्पॉन्स है। अगर नॉर्मल सेल होगी तो उस पर क्लास 1 टाइप की MHC पाई जाएगी, ठीक है ना। ये प्रोटीन एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन का काम करती है, सेल की रिकॉग्निशन और सेल की फीचर्स के बारे में बताती है कि किस तरीके के सेल का रेस्पॉन्स चल रहा है। अगर वो ट्यूमर सेल्स की तरह काम कर रही है, यानी ट्यूमर की तरह काम कर रही है, तो उसके ऊपर नेक्रोसिस फैक्टर्स निकलेंगे उसमें से, जो कि नेक्रोसिस फैक्टर का मतलब है वो फैक्टर दूसरे सेल्स को भी इस बात के लिए इंड्यूस करेंगे कि जिससे कि वो भी नेक्रोसिस उनमें भी शुरू हो जाए, यानी कि वो भी डिस्ट्रॉय होने लगे आपस में, यानी कि वो भी डिस्ट्रॉइंग फीचर में आ जाएंगे, यानी कि अपने आप को डिवाइड करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस तरीके से उनमें भी, तो उस पर जो क्लास पाई जाएगी क्लास 3 टाइप का MHC पाया जाएगा, सीक्रेटेड करेंगे, ठीक है, जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को करेंगे। अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एक होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जैसे कि फेगोसाइट्स में हमने देखा कि फेगोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड नेचुरल किलर सेल, आपके WBC के इसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब जो है मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं। वहीं एक काम करता है हमारा उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी
जो है किसी भी एंटीजन को चारों तरफ से घेर कर या उसको रोकने का काम करती है। वहीं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी सेम उसी तरीके से काम करती है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी बोल देते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में कंपोज्ड अबाउट द 20 प्लाज्मा प्रोटीन दैट द कॉम्प्लीमेंट, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें 20 टाइप की जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती है जो कि क्या काम करती है। फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज इज द डिफेंडिंग द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग एंटीजन। जब कोई भी एंटीजन आता है उसको चारों तरफ से घेर लेती है। जब वो घेर लेंगी उसको, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करती है, उसको चारों तरफ से घेर लेती है जिससे कि वो अपना ग्रोथ ना कर पाए, अपने आप को इधर उधर ना रहे, उसको प्रेसिपिटेट करके वहीं रोके रखना और उसको ग्रोथ ना करने देने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उसको घेर लेती है। जितने भी उसके जो एक्टिव साइट्स होती हैं उन एक्टिव साइट्स पर आकर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आकर अटैच हो जाती है जिससे कि उसकी ग्रोथ जो है वहीं की वहीं रुक जाती है। वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के इस तरीके से अटैच हो जाने की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी के जो रेस्पॉन्स यानी कि इम्यून सेल्स होती हैं, वो इम्यून सेल्स को आप जो है जो फैगो माइक्रोफेजेस है उनको आसानी होती है उसको इंगल्फ करने में, वो आसानी से उसको खा सकते हैं। नहीं तो उसको जो है वो अगर वो एक्टिव मोड में नहीं तो उसको इनएक्टिव करके जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो उसको इनएक्टिव कर देती है और इनएक्टिव करने की वजह से उसको आराम से इंगल्फ किया जा सकता है, यानी उसको खाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है काम करती है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स आर heat level and the get inactivate the heated 56 डिग्री सेल्सियस अमाउंट 30 मिनट्स, यानी कि उसकी जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उसको चारों तरफ से गिर के ना हीट भी कर दे, यानी कि इसमें हीटेड लेवल होता है, यानी कि हीट लेवल होती है। लेवल मतलब वो उसको उसमें पावर होती है कि उसको गर्म करके उसको डिस्ट्रॉय करने की, इसीलिए उसको इनएक्टिव कर देती है। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द हेल्प ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, इम्यूनिटी इन द 4 वे। 4 तरीके से ये काम करती है। पहला कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, पहले के तरीके से यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 तरीके से काम करती है। पहला है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाइंड द फॉरेन इन्वेडिंग सेल्स या कॉजेस लाइसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो इन्वेडिंग हुआ है यानी कि वायरस या बैक्टीरिया जो भी आया है उसके चारों तरफ क्या है वो एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कर देती है, यानी कि उसके चारों तरफ जो है इकट्ठा हो जाती है। एक होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब इंगल्फ करने के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल बनाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ द प्रमोटिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ द फॉरेन सेल्स द रेफर टू एज द ऑप्सोनाइजेशन, यानी कि उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि उसको कोई भी फेगोसाइट सेल्स आकर इंगल्फ कर ले। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का ही काम होता है कि ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प कराने का। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हीट बढ़ा देता है, ठीक है, तो वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की तरह भी काम कर सकता है। ये भी एक तरीका है उसका कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम द स्टिमुलेट द लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड द अटैक फेगोसाइट सेल। जैसे कि लोकल इन्फ्लामेटरी अटैक मतलब रेस्पॉन्स आएगा, जैसे ही पता चलेगा कि वहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है तो इन्फ्लामेशन में जितने भी हमारी जो फेगोसाइट सेल्स हैं वहां पर मूव करने लगेंगी, जिससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस या पैथोजेनिक एजेंट है उसको आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी ये लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को क्या करती है, प्रमोट करने का काम या स्टिमुलेट करने का काम करती है। क्लियरेंस ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्लियरेंस देती है। कैसे क्लियरेंस देती है? द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम द प्रमोट द क्लियरेंस ऑफ द एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसको एंटीजन को, है ना, एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी कैसे अटैच होगी, ठीक है, उसको क्लियरेंस मिले, यानी कि एंटीबॉडी को पता कैसे चलेगा कि कौन सा एंटीजन है किसके साथ जाकर अटैच होना, तो उसको क्लियरेंस कैसे मिलेगा, यानी कि उसको एंटीबॉडी जो बनी हुई है उसके ऊपर मान लो अटैच नहीं हो पा रही एंटीबॉडी, तो उसको अटैच करने के लिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन करके उससे, जिससे कि वो उसको आराम से एंटीबॉडी उस पर अटैक कर सके। तो इस तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स को, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करती है, क्लियरेंस कराती है। इम्यून रेस्पॉन्स होता कैसे है? अभी तक हम देख रहे थे कि इन्नेट इम्यूनिटी, है ना, एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी और किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, जिसमें प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन और हमारा पूरा इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये एक्चुअली रेस्पॉन्स होता कैसे है, किस तरीके से जब कभी भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस पर किस तरीके से काम होता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, वो हम अब जो है बताने जा रहे हैं। तो इसमें
सबसे पहले अगर मान लो कोई भी बैक्टीरिया है, सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए कोई भी बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए जो है इन्फेक्शन हमको लगा, यानी कि वो हमारी स्किन पर आया और स्किन पर आने के बाद अब वो स्किन से अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन था, तो वो स्किन के अंदर नहीं जा सकता। स्किन के अंदर तब जा सकता है जब स्किन में कोई कट लगा हो। अगर वो कट लगा है तो कट लगने की वजह से ब्लड का जो है ऊज आउट होगा, तो ब्लड के साथ वो ब्लड में एंटर कर सकता है। अगर वो ब्लड में एंटर नहीं कर रहा है तो सेकेंडरी जो सिस्टम है यानी सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस है वो वर्क करेगा ही नहीं, तो प्राइमरी वाले ने ही उसको रोक लिया। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हमारे नाक के थ्रू, ठीक है ना, नाक में वैसे म्यूकस होता है वो भी प्राइमरी डिफेंस है, अगर वहां से बच के अगर वो लंग्स के अंदर पहुंच गया तो लंग्स की जो सेल्स हैं, ठीक है ना, वहां पर फेगोसाइट सेल्स होती हैं। जो फेगोसाइट सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, और जो इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, तो ये सब क्या करेंगे, उसको खा के खत्म कर देंगे, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उसको क्या कर देगा, खा के खत्म करेगा। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट या कोई बैक्टीरिया उससे बच जाता है और किसी भी तरीके से ब्लड में अगर एंटर कर जाता है या किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ज़्यादा मतलब लोड है इन्फेक्शियस एजेंट का, ज़्यादा वायरस आ गया, ज़्यादा बैक्टीरिया का जो है इन्वेजन हुआ है, तो उस कंडीशन में, ज़्यादा इन्वेजन की कंडीशन में, तो हमारा जो बॉडी का रेस्पॉन्स है उसमें फेगोसाइट सेल्स अगर वो फेल हो गया, वो नहीं काम कर पा रहा है, तब उस कंडीशन में एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है रेस्पॉन्ड करती है। तो उसके किस तरीके से रेस्पॉन्ड करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देखिए कि इम्यून रेस्पॉन्स द रेफर टू द सीरीज ऑफ द रिएक्शन कैरीड आउट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी फॉर एन इन्वेडर। यानी कि जो फॉरेन इन्वेडर आया है, जो वायरस या बैक्टीरिया जो आया है, उसके खिलाफ क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम कैरीड आउट करेगा, यानी कि कई सारी रिएक्शंस होंगी। Infection take place when the antigen enter the body. The trapped in the macrophages in the lymphoid organ. जो lymphoid organs हैं हमारे, वो उनको ट्रैप करने की सबसे पहले वो कोशिश करेगा और उनको ट्रैप करके उनको वहीं के वहीं रोके रखेगा, जिससे कि इन्फेक्शन ज़्यादा आगे तक ना बढ़े। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस को इंगल्फ कर लेंगे या तो वो खा जाएंगे और वो खा के उसको खत्म करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया को अगर मैक्रोफेजेस ने खाया है तो इंगल्फ किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो इस बात की जानकारी हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो हमारा इम्यूनिटी है, इम्यून रेस्पॉन्स है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उनकी मेमोरी सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर कुछ इंटरलीक्वेंस नाम के जो साइटोकाइंस जो है ना, वो इंटरलीक्वेंस साइटोकाइंस ये रिलीज करते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आया था जो कि अभी नहीं है। तो इस तरीके से उसको इंगल्फ करके खत्म करके खा के कुछ साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो फेगोसाइट सेल्स विच द गार्डिंग द बॉडी एंड द कांस्टेंट पेट्रोलिंग इंगल्फ एंड डाइजेस्ट द फॉरेन सबस्टेंस। जितने भी सबस्टेंस रहेंगे फॉरेन सबस्टेंस को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा और गार्डनिंग का काम करेगा, यानी कि हर समय पेट्रोलिंग में रहते हैं। देन हाउएवर द पार्शियली डाइजेस्ट एंटीजन प्रोसेस द एंटीजन, यानी कि उसको जो इंगल्फ करने के बाद उसको जो डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जितने भी फेगोसाइट सेल्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके अंदर, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके उसका सारा डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसकी सेल वॉल को, उसके न्यूक्लियस को, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एंटीजेनिक एपिटॉप्स अटैच टू द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यानी कि उससे फिर जो रिलीज होने वाले जो एंटीजेनिक एपिटॉप्स हैं, एपिटॉप्स मतलब कि उसके जो कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जिससे ये पता चले कि जैसे बड़ा सा कोई जहाज था वो डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके जो मलबा है उस मलबे से हम पता करेंगे ना कि कौन सा वाला जहाज था, तो उसके जहाजों के मलबे को तोड़कर उसके किसी से रिकॉग्नाइज करके कि ये तो इसका जो विंग है उससे मिल रहा है, इसका जो हुड है वो इस तरीके से दिख रहा है, तो हो सकता है ये वो वाला प्लेन हो। तो इस तरीके से उसको जो है एंटीजेनिक जो एपिटॉप्स हैं उनसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश किया जाता है, किसके थ्रू, अटैच कर दिया जाता है लिम्फोसाइट से। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है ना, इस पर एमएचसी पर उनको अटैच किया जाता है। ठीक है ना, तो टी हेल्पर सेल्स प्ले अ की रोल द इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है ना, तो इसमें टी हेल्पर सेल सबसे पहले आती है, मैंने शुरुआत में बताया था कि जब भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्ड करेगी तो उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा टी हेल्पर सेल्स का, तो वो रेस्पॉन्ड करेंगी और उसमें एमएचसी लगा हुआ है, वो एमएचसी क्या करेगा, वहां पर वो एंटीजन आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि एंटीजन का या तो कोई पार्ट या वो एंटीजन। ठीक है, दिस ब्रॉट आउट द थ्रू द पार्टिसिपेशन
ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी, ठीक है ना, एंटीजन पार्टिसिपेटिंग सेल्स बोलते हैं इसको, एपीसी यूजुअली द मैक्रोफेज, जो कि मैक्रोफेज के पास भी ये फैसिलिटीज होती है, ठीक है ना, एज ए मैक्रोफेज की तरह। लेकिन एपीसी यानी कि ये जो एपीसी है ये उसको अटैच करके अपना एपीसी जो रेस्पॉन्स करेगी, रेस्पॉन्स करने के बाद इंटरलीक्वेंस जो है, ये क्लास 1 की एमएससी है, इस पर एंटीजन आकर अटैच हुआ, और जो टी हेल्पर सेल थी, टी रिसेप्टर्स, टी सेल्स है, इसका जो रिसेप्टर है वो उस एंटीजन से आकर अटैच हो गया, ठीक है ना। जो एपीसी थी यानी कि जो मैक्रोफेजेस था जो उसको खा रहा था, ठीक है ना, मैक्रोफेजेस, उसने एक बाहर से सिग्नल निकाल दिया, जैसे कि कोई एंटीजन आया, बैक्टीरिया है या कोई वायरस है आया और उसको खा लिया, किसने, मैक्रोफेज ने, मैक्रोफेज ने खाया, और साइड में एक कॉल मिला दी, किसको, टी हेल्पर सेल को, कि भाई हमारे पास हमला हुआ है और फलाना जो आतंकवादी आए हुए। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है, किसको, टी हेल्पर सेल को। तो टी हेल्पर सेल को आकर अटैच हो जाएगा। टी हेल्पर सेल कैसे अटैच होगा, क्लास 1 की जो एमएससी है ना उसमें एंटीजन लगा होगा बाहर से, कि इसका ये वाला इस तरीके का हमारा फोटो है, फोटो भेज दिया जाएगा। तो वो जो फोटो है या एंटीजन है, ठीक है ना, उससे जाकर टी हेल्पर सेल अटैच हो जाएगी, जिससे उसको क्या होगा, पता चलेगा कि किस तरीके का अटैक हुआ है। वो अटैक को जो है इंटरलीक्वेंस साइटोकाइनिन्स, है ना, इंटरलीक्वेंस साइटोकाइनिन्स जो है रिलीज करने लगेगा टी हेल्पर सेल, जिससे क्या होगा कि वो एक्टिवेट करेगा टीसी यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, और बी लिम्फोसाइट यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। जिससे क्या होगा, बी लिम्फोसाइट्स अगर एक्टिवेट होंगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी तो एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, और अगर टी सेल्स यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी अगर रेस्पॉन्ड करेगी तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो रेस्पॉन्ड करेंगी, यानी कि वो उसको किल करने के लिए आ जाएंगी। वही इंटरलीक्वेंस सिर्फ टी सेल्स ही रिलीज नहीं कर रहा है, एपीसी भी रिलीज कर रहा है। एपीसी कौन है, वो सेल, वो मैक्रोफेजेस जो एंटीजन को इंगल्फ किया है, जो खाया है, ठीक है ना। इस तरीके से कि ये जो इन्फेक्टेड सेल हुई, इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जो ये इन्फेक्टेड सेल जैसे कोई हुआ तो इन्फेक्टेड सेल एमएससी उसके हर एक सेल के पास थी, तो उसने एमएससी में वो एंटीजन बता दिया कि भाई हम इन्फेक्टेड हैं, और फिर उससे बाहर जो है एंटीजन इस तरीके से रेस्पॉन्ड करा कि हम इन्फेक्टेड है और ये हमारा जो है एंटीजन इस तरीके का अटैक है, तो वो बाहर से जो है एमएससी विद द एंटीजन, तो उस पर, तो उस इन्फेक्टेड सेल को क्या है, एपीसी, जब उस पर आकर अटैच हो जाएगा टी सेल तो उसको क्या बोलेंगे, एपीसी, और उस पर आकर अटैच होने के बाद यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये भी इसी तरीके से टी लिम्फोसाइट को किस तरीके से एक्टिवेट किया है, डेवलपमेंट ऑफ द सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और यहाँ पर डेवलपमेंट द ह्यूमरल इम्यूनिटी, और किससे, प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन, रिलीज द एंटीजन, कौन रिलीज कर रहा है, जो एंटीजन के सेल्स जो हैं, ठीक है ना, इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ये टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग द, फिर वो आगे चल के डिस्ट्रॉय किया जाएगा उसको। फिर क्या होगा, रिसेप्टर ऑफ द टी सेल बाइंड द क्लास सेकंड एमएससी एंटीजन कॉम्प्लेक्स एंड डिस्प्ले द सरफेस ऑफ द एपीसी, ठीक है। एपीसी सीक्रेट द इंटरल्यूकिन फर्स्ट विच एक्टिवेट्स द टीएस सेल, ठीक है ना, जो कि एपीसी सीक्रेट करेगा इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ठीक है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, उसको पता कैसे चलेगा कि फलानी सेल जो है इन्फेक्टेड सेल है, टी हेल्पर सेल को, तो उसके लिए इंटरल्यूकिन फर्स्ट को क्या है, रिलीज कर दिया जाता है कि जाओ इंटरल्यूकिन टी सेल्स, इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो है वो घूमता रहेगा इधर उधर, जैसे ही कोई टी हेल्पर सेल के टच में आएगा तुरंत वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाले मैक्रोफेज था, वो कहाँ पर था, तो वो तुरंत ही उस तरह जो है एक्टिवेट होकर किसको एक्टिवेट कर देगा, टीएच सेल को, यानी कि टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देगा। दिस एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल एक्टिवली ग्रो एंड डिवाइडेड थ्रू द प्रोड्यूस क्लोन ऑफ टीएस सेल, यानी कि वो और अपने जैसे टीएस सेल्स बनाने लगेगा, जिससे कि अच्छा रेस्पॉन्स रहे। ऑल टीएस सेल द प्रोसेस रिसेप्टर दैट द स्पेसिफिक फॉर द एमएससी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर ये बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एमएससी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। दिस फैसिलिटेट ट्रिगरिंग द इम्यून रेस्पॉन्स, ये ट्रिगर कर रहा है किसको, इम्यून रेस्पॉन्स को, ठीक है, रेस्पॉन्स इन अ एक्सपोनेंशियल मैनर, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से एकदम एक्सपोनेंशियल तेजी से एकदम रेस्पॉन्ड किया
कि अब जो है हमको क्या चाहिए, अडेप्टिव इम्यूनिटी चाहिए, यानी कि खतरा बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी कि तुरंत आर्मी बुलाई जाए, वो वाला सिस्टम, ठीक है, कि आर्मी को एक्टिवेट कर दिया जाए। तो टीएच सेल सीक्रेट द इंटरल्यूकिन सेकेंड, जो कि सीक्रेट कर देगा, हाई अलर्ट जारी हो जाएगा, विच इज द प्रमोट्स द पॉलिफरेशन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, अटैक डू द इन्फेक्टेड सेल एंड थ्रू द सेल मीडिएट इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी तुरंत जाकर जो इन्फेक्टेड जितनी भी सेल है उस तरह की, उन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल कभी कभी क्या होता है कि हमारी खुद की सेल को भी मारना शुरू कर देता है, उसको नहीं पता चलता, वो मारना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन में बोलते हैं ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स हो जाता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज भी हो जाती है, यानी कि जब अपनी ही सेल को खुद मारने लगे, ठीक है, तो वो रेस्पॉन्स होने लगता है। तो उसको रोकने के लिए जब देखा कि सारी इन्फेक्शियस सेल मार दी गई, तो अपनी सेल भी डिस्ट्रॉय होना शुरू कर दी, भाई साइटोटॉक्सिसिन तो मारना शुरू कर दिया कि भाई अटैक हुआ, अब तो जहां बंदूक दिख जाए उनको क्या है, मारना शुरू। भाई आर्मी आई है तो आर्मी ये थोड़ी ना देखेगी कि उसको मारना कौन है, उसको जो लगेगा जो उसको मार देगी, ठीक है। तो वैसा मारना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए कमांडर आएगा। कौन कमांडर है, सप्रेसर टी सेल। तो सप्रेसर टी सेल क्या करेंगी, उसको रोकने का काम करती हैं, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 द एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट एंड प्रोड्यूस द इम्यूनोग्लोबुलिन्स व्हिच इज द परफॉर्म द ह्यूमरल इम्यूनिटी। वही इंटरल्यूकिन 2 बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करता है, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम होता है पूरा, कि मान लो ये सार्स कोविड है, ठीक है ना, तो एमएससी सेकंड यहाँ से बना, तो ये टी सेल्स जो हैं, CD4 सेल्स भी बोलते हैं उनको, T4 जो है एक्टिवेट हुए, तो इनने इंटरल्यूकिन्स जो है एक्टिवेट कर दिया। तो ये इंटरल्यूकिन्स जो है बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके इधर जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, एंटीबॉडी बनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ है ना, इसको यहाँ से निकलने वाले जो वो है एंटीजेंस है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटीन के चारों तरफ क्या बनने गया, एंटीबॉडीज बन गई। उसको चारों तरफ से घेर लिया एंटीबॉडीज ने। एंटीबॉडीज घेर के क्या करेंगी, वायरस को डिकम्पोज कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया। वहीं एमएससी सेकंड पर जो टी हेल्पर सेल थी, उसने क्या किया, यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल को, यानी कि जो थाइमस से जो टी सेल थी उनको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को क्या, CD8 को क्या किया, एक्टिवेट किया। और उसको एक्टिवेट करके क्या किया, यहाँ पर जो TH1 है, यानी कि जो सेल्स हैं, उन्होंने इंटरल्यूकिन, आइफेन सेल, इनको सबको एक्टिवेट करके मेमोरी टी सेल, यानी कि एक तो भेज दी कि याद रखें भाई, मेमोरी टी सेल्स भी बना दी, ठीक है, कि जैसे कि अगली बार कभी इन्फेक्शन होगा तो तुरंत याद रखा जाएगा। तो मेमोरी टी सेल्स याद रखी। अगर उसके पास जो मेमोरी टी सेल्स हैं, अगर ये पुराना वाला इन्फेक्शन हुआ तो मेमोरी टी सेल भी आ जाएंगी उसको अटैक करने के लिए, है ना। यहाँ पर जो है वो अटैक भी आ जाएगी, ये दिख रहा है यहाँ से, इसको दोबारा से अटैक करेंगे, यानी कि मेमोरी टी सेल्स के पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि भाई वही है, ये तो वही था पुराने वाले आतंकवादी, है ना, कौन से वाले आतंकवादी हैं वो पता चल जाता। तो वही अगर नया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें क्या हो जाए, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है उसको तुरंत ही खत्म करने का काम करेंगे, सबको खत्म करेंगे, और सबको इन्फेक्टेड सेल को क्या कर देंगे, एपोप्टोसिस, यानी कि उनको साइटोटॉक्सिक टी सेल एपोप्टोसिस, सबको मार देंगे, ठीक है। इस तरीके से एक होता है प्रमोशन, ये है एक्टिवेशन। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर का जो डॉट है वो क्या दिखा रहा है आपको, एक्टिवेशन, और जहाँ पर ये इस तरीके का है वो क्या कर रहा है, एक्टिवेशन, यानी कि ये जो है एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, किसको, टी सेल्स को, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। यहाँ पर ये एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये NK सेल को भी एक्टिवेट कर रहा है। NK सेल भी क्या काम करती है, नेचुरल किलर सेल है, इसका तो एक ही काम है, खत्म, कोई भी इन्फेक्टेड सेल हो सीधा खत्म, फिनिश, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसको TNF रिलीज करके उसको खत्म करेंगे, यानी कि वायरल इन्फेक्शन अगर कोई हुआ तो उसको सीधा खत्म करेंगे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कुछ साइटोकाइनिन्स जो है ना वो रिलीज होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, किन से रिलीज होते हैं, टी सेल से, बी सेल से, इसिनोफिल भी रिलीज करते हैं, बेसोफिल, मोनोसाइट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज से, ये सब जो है इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, तो इनके क्या क्या एक्शंस होते हैं, वो सब सारे एक्शंस यहाँ पर है। इंटरफेरॉन कौन कौन रिलीज करता है, WBC, NK सेल और फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये सब क्या रिलीज करते हैं, आपका इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, यानी कि ये सेल नेक्रोटिक सेल्स हैं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो उसके जो फैक्टर रिलीज कौन करता है, टी सेल्स, बी सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, NK सेल, प्लेटलेट्स, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करते हैं।
कीमोकाइनेंस कौन रिलीज कर रहा है? टी सेल, बी सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये कीमोकाइनेंस रिलीज कर रहे हैं। डिफेंसिन कौन रिलीज कर रहा है? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, पैच सेल, सलाइवरी ग्लैंड, क्यूटेनियस सेल्स यानी क्यूटेनियस सेल्स, ठीक है, ये क्यूटेनियस सेल, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाता है टॉन्सिल, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, और ये पैचेस सेल स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो वो डिफेंसिन जो नाम का क्या रिलीज करेंगे? साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चले। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले क्या है? साइटोकाइंस हैं, यानी कि ये वो इस तरह का इंफॉर्मेटिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, सेल इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम यानी कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए या रेस्पॉन्ड करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए काम आते हैं, उसको जगाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। कैथेलाइडिन्स जो है न्यूट्रोफिल्स वगैरह और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जब एग्रीगेशन या वहाँ पर जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है। एक होता है ऑटो इम्यून डिसीज, जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करने लगे या ज़्यादा रेस्पॉन्ड करने लगे, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ठीक है, एक तो ज़्यादा हो जाए, रोकने के लिए तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सप्रेसर टी सेल्स थी, ठीक है ना, ऑटो इम्यून को करने के लिए, या फिर ज़्यादा एंटीबॉडीज बनने लगे, तो उस कंडीशन में जो ज़्यादा रेस्पॉन्ड कर जाती है यानी कि बॉडी ओवर रेस्पॉन्ड कर दे तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज या ऑटो इम्यून रेस्पॉन्ड, ठीक है। तो इन जनरल द इम्यून सिस्टम इज द सेल्फ टॉलरेंट दैट इज नॉट रेस्पॉन्ड टू द सेल प्रमोट टू द सेल, यानी कि प्रोटीन सेल, यानी कि उसको पता ना चले कि अपनी सेल को खत्म किया जा रहा है या दूसरे की सेल को खत्म किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, जब उस कंडीशन में अपनी सेल को मारने लगे, ठीक है। समटाइम द वेरियस रीजन इम्यून सिस्टम फेल द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी कि जब उसे पता नहीं चल रहा, द सीक्वेंस ऑफ द सेल टिश्यू ऑफ द बॉडी आर अटैक, जब हमारी ही खुद की सेल जो है अटैक्ड होने लगे यानी कि उन पर अटैक होने लगे, दिस फिनोमेना इज द रेफर टू द ऑटो इम्यूनिटी एंड द डिसीज आर द रिगार्डिंग द ऑटो इम्यून डिसीज, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस द सेल्फ मॉलिक्यूल आर द रिगार्डेड टू द ऑटो एंटीबॉडीज, यानी कि खुद की एंटीबॉडीज जो है खुद की है, खुद को मारने लगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे कि हमारा डायबिटीज टाइप 1 टाइप का जो डायबिटीज होता है वो ऑटो इम्यून का ही एग्जाम्पल है, जैसे कि सम एग्जाम्पल ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीज द लिस्टेड है, जैसे कि टाइप 1 टाइप की जो डायबिटीज होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, टाइप 1 टाइप की डायबिटीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट द जॉइंट्स के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है ना, इसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया जो कि इरेथ्रोसाइट्स के खिलाफ ही जो है एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो कि इरेथ्रोसाइट्स को रोक देती है, यानी कि इरेथ्रोसाइट को मैच्योर नहीं होने देती, आरबीसी को नहीं बनने देती, ठीक है, जिससे एनीमिया हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। एंटीजेंस क्या होते हैं? अगर बात करें एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस आर द सब्सटेंस विच द इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना, इम्यून रिएक्शन को जो हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी का नहीं है उसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीजन दो प्रकार का हो सकता है, ऑटो एंटीजन्स यानी कि सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट ऑफ द बॉडी ओन सेल, यानी खुद की ही सेल का, जैसे कि खुद की सेल का एंटीजन कैसा हो सकता है, जैसे एंटीजन ए एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप में बताया था ना, एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए और एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी, सॉरी एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, और अगर एंटीजन ए बी दोनों होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, और अगर दोनों में से एंटीजन कोई नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ, ठीक है, इस तरीके से। तो वो आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन, और एक होता है फॉरेन एंटीजन जो कि नॉन सेल्फ एंटीजन है, यानी कि वो हमारी बॉडी का ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आउटसाइड से है, तो उस पर सब लोग काम करते हैं, सब लोग अटैक करते हैं, यानी कि इनेट इम्यूनिटी भी अटैक करती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी भी, यहाँ अटैकिंग फैगोसाइटोसिस मतलब खा के खत्म करो, ठीक है, अटैकिंग, ठीक है ना, एंटीबॉडीज अटैक कर रही है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज आर द डिफाइंड द प्रोटीन, कैसे होती है, एज अ प्रोटीन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स, ऐसी प्रोटीन जो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रोड्यूस कर रही है टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन, जब भी कभी कोई एंटीजन आ रहा है उसके खिलाफ जब बी लिम्फोसाइट जो है रिलीज कर रही है एंटीबॉडीज, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है ना, जो रेस्पॉन्ड कर रही है।
एंटीबॉडीज इज द गामा ग्लोबुलिन इन नेचर एंड द इट आल्सो द इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना, यानी कि ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन होती है गामा ग्लोबुलिन उसमें, ठीक है, उसका जो है इस वजह से उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन इज 20% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 20% क्या रहता है, 20% इम्यूनोग्लोबुलिन रहती है। एंटीबॉडीज एंटर द ऑलमोस्ट टिश्यू, सब में जो है एंटीबॉडीज पाई जाती है। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है, IgA, ठीक है, IgD, IgE, IgG, IgM, ठीक है, ये जो है अलग अलग तरह की, यानी 5 तरह की जो हमारी क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जो कि हर समय प्रेजेंट रहती है। इनके लिए ऐसा नहीं होता कि IgA, IgD, IgE, IgM कभी बनती हैं, ठीक है ना, ये बनती हैं जब जरूरत होती है तो और बनती हैं, लेकिन ये हर समय प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, तुरंत रेस्पॉन्ड करने के लिए। अब इसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा कि स्पेसिफिक कोई एंटीजन के लिए कोई एंटीबॉडी बनाने के लिए उसका कोई इन्फेक्शन आए, नया इन्फेक्शन आए और ये एंटीबॉडीज नहीं काम करती तो नई टाइप की एंटीबॉडीज बना ली जाएगी। बी लिम्फोसाइट नई टाइप की एंटीबॉडीज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये एंटीबॉडीज हमेशा रहती है बनी हुई ब्लड में। तो अमंग दिस द एंटीबॉडीज IgG फ्रॉम द 75% ऑफ द एंटीबॉडीज इन द बॉडी, यानी कि IgG जो एंटीबॉडीज है उस सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि अगर टोटल एंटीबॉडीज जितनी पाई जाती हैं उसमें से 75% IgG पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज का, जिसमें एक ये हैवी चेन होती है, इधर लाइट चेन रहती है, यानी कि ये जो है एक हैवी चेन रहती है ये वाली, ठीक है, ये वाली बीच वाली, और इधर लाइट चेन जो है अटैच रहती है, ये सल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहती है। यहाँ पर ऊपर हिंज पाया जाता है, ये सल्फाइड बॉन्ड का ही हिंज पाया जाता है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये वेरिएबल रीजन, यानी कि ये वेरिएबल रीजन ऐसा है कि एंटीबॉडीज जो है अलग अलग एंटीजन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जैसा एंटीबॉडीज एंटीजन उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी, तो ये अलग अलग शेप का हो सकता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट रीजन जो है ये सबका सेम रहेगा, यानी कि उसका जो बेस है वो सेम रहेगा, बाकी का आगे का जो है वेरिएबल रीजन वो अलग रहेगा, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है ना, दो तरीके से अटैक करती है, एक डायरेक्ट एक्शन करती है और एक थ्रू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है, उसमें 20 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स रहती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट करती हैं, यानी कि एंटीबॉडीज को एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। एक तो उसके थ्रू और एक डायरेक्ट एंटीबॉडी। डायरेक्ट एंटीबॉडी कैसे काम करती है, एग्लूटिनेशन, यानी कि उसको एंटीबॉडीज क्या चारों तरफ से घेर के उसको एग्लूटिन, यानी कि उसको एक जगह इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। दूसरा प्रेसिपिटेट कर देती है, जब उसको घेर लेती है तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, उसका वेट ज्यादा हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेट कर जाती है, फिर वो आगे इधर उधर कहीं मूव नहीं कर पाता, कोई बैक्टीरिया कोई भी एंटीजन है। न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तोड़कर उसको शेप बदल दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसका जो फंक्शन था वो काम खत्म कर दिया, है ना, इस तरीके से, या उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, लाइसिस करके, तो इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंटीजन को। इधर किस तरीके से काम करती है, ऑप्सोनाइजेशन करके, लाइसिस करके, कीमोटैक्सिस, एग्लूटेशन, न्यूट्रलाइज कर, मास्ट सेल एक्टिवेट करके। ऑप्सोनाइजेशन के बारे में मैं बता ही चुका हूं। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि किसी भी मैक्रोफेजेस को खाने के लिए, यानी कि मैक्रोफेजेस के लिए खाना तैयार करना, एक तरीके से एंटीजन का, द एंटीजन को वो डायरेक्टली नहीं खा पा रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल बनाने के लिए, उसको ऐसा बनाने के लिए कि उसको आराम से एंटीजन को कोई भी मैक्रोफेजेस खा सके, तो वो मैक्रोफेजेस को खाने के लिए या मैक्रोफेजेस को एंगल्फ करने के लिए या उसको फेगोसाइटोसिस करने के लिए प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो कौन करता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन करता है, या एंटीजन भी कभी कभी फेगो ऑप्सोनाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है, इस तरीके से रेस्पॉन्स करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, हमारी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, खाने के द्वारा बूस्ट कर सकते हैं, जिंक के द्वारा, आयरन के द्वारा, विटामिन के द्वारा, विटामिन सी के द्वारा, ई के द्वारा, विटामिन ए के द्वारा इनको बूस्ट किया जा सकता है। बाकी मेडिकली द्वारा हर्बल जो है अश्वगंधा, गुलेल, आंवला, तुलसी, नीम, गार्लिक, जिंजर, इन सब से भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग काढ़ा वाड़ा पी रहे थे, सब यही मिला मिला के सब जो काढ़ा बना के पी रहे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना था, क्योंकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जा रहे थे लोग और पेशेंट मर जा रहे थे, क्योंकि इम्यून जो है इतना ज़्यादा लोड आ जा रहा था बॉडी के अंदर वायरस का कि उसको बॉडी रेस्पॉन्ड, यानी कि उसका इम्यूनिटी जो हमारी लड़ नहीं पा रही थी, तो उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम ये सब सारी चीज़ें यूज़ करते थे। एलोपैथिक में जो है मल्टीविटामिन टैबलेट जो एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज़ होती हैं। वहीं अगर अदर फैक्टर में देखा जाए तो स्ट्रेस, स्लीप और एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज और
आपकी स्लीप, लाइफस्टाइल और ये स्ट्रेस अगर ये कम रहता है तो आपका इम्यून रेस्पॉन्स वैसे भी बेटर हो जाता है। तो ये सब बूस्ट करने के तरीके हैं। बाकी अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कांस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, गुड स्लीप ले रहे हैं, रिड्यूस स्ट्रेस है आपका, कम स्ट्रेस है, और पैथोजन से मतलब कम एक्सपोजर में हो। ऐसा नहीं कि कोई सर्दी हो रहा है तो तुम उसे गले ही लगा रहे हो जाके, कोई बुखार आ रहा है किसी को, कोई बीमार है तो उसके जाके पास में बैठ गए। तो जितना हो सकता है कम से कम एक्सपोजर में जाओ, ठीक है, इन्फेक्शन से जितना हो सके दूर रहो। तो ग्रेजुअली एक्सपोजर योरसेल्फ टू पैथोजन, इन पैथोजन से जितना हो सके दूर। लाइव ऑफ द मॉडरेट लाइफ, यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम कभी भी तुम आइसक्रीम खाने लगे तो कभी आइसक्रीम खाते खाते तुम पानी में कूद गए, फिर वहां से निकले तो फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो लाइफ स्टाइल को थोड़ा ना मॉडरेट लाइफ रखनी है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, चाय पिए, चाय के बाद तुम कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिए, तो उसमें तुम्हारा इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से, सडन चेंज नहीं करना है, धीरे धीरे बॉडी रेस्पॉन्ड कर पाए इस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। हाइड्रेशन इन द की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। गुड हाइजीन को मेंटेन कर रखें, साफ सफाई रखें, नहाएं धोएं। इन सब सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।